Hello everyone. So today I decided to make a video related to the topic motion and this is topic of 9th class. तो आज मैं मोशन टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करूँगा। 9th क्लास का टॉपिक है ये फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन को। ठीक है, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा। एक तो मैं जो है मोशन एंड रेस्ट दोनों ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के ऊपर मैं बात करूंगा। आई मीन टू से कि हम कब कहते हैं कि व्हेन वी सी द बॉडी इज इन मोशन एंड व्हेन वी सी द बॉडी इज एट रेस्ट, इस दोनों टर्म पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि क्या ये दोनों टर्म्स एब्सोल्यूट टर्म्स हैं या दोनों कोई रिलेटिव टर्म्स है। तो हम बात करेंगे कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, इस पे हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किसको बोलते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम बात करेंगे। और फिर जो है अगला जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर जो है टाइम होगा तो फिर हम आगे के टॉपिक्स, क्या हम उस ऑब्जेक्टिव में कौन से नेक्स्ट टॉपिक को चूज करेंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टीचिंग। तो फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू कि these are the objectives which I will go to complete. First, motion and rest. Motion and rest are relative terms and physical quantity, and then distance and displacement. So one by one just I am going to explain here. तो first हम बात करेंगे motion and rest की, हम बात करेंगे motion and rest की हम बात करेंगे। So student, you have seen in your surrounding there are so many things which are in motion. They are continuously changing their position with the passage of time. If we talk about the earth, if we talk about the moving vehicles, if we talk about the moving insects, there are so many things in our surrounding which are continuously changing their position। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एक मूविंग कार की, तो मूविंग कार को हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम पासेस होता है तो कार कॉन्टिन्यूसली अपनी जो है पोजीशन को चेंज करती रहती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोशन की। पहले मोशन मीन्स कि when we see the object, when the object is said to be in motion, बात कर रहे हैं when the object is said to be in motion। ठीक है, तो when we see anything which is in motion, तो what we see, the body continuously changes its position with the passage of time। बट हम क्या देखते हैं वहां पर, हमें एक जो है किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसको हम देखते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, देखो खुद मेरी बात कर रहा हूं, अगर मैं खुद को देखूं तो आप बोलेंगे कि जो है सर जो है कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। एक
कभी इधर को मूव कर रहे हैं, कभी जो है इस साइड को मूव कर रहे हैं। तो आप किसके रिस्पेक्ट में मुझे देख रहे हैं? ऑब्वियसली आप ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में आप मुझे देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड का कोई एक आप पॉइंट ले रहे होंगे और उस पॉइंट को आप स्टेशनरी मान रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं सपोज करो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं भाई, ये लाइन ड्रॉ हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस लाइन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। अब मैं इस लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा हूं, इस लाइन के जो है रिस्पेक्ट में मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इट मींस क्या है, मैं खुद मोशन में हूं। तो मोशन में कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं लेकिन हमें वो डायरेक्टली दिखते नहीं है, हम इनडायरेक्टली बात करते हैं कि वे हाँ वो मोशन में है। क्या आपको पता है कि जैसे जो डे नाइट का अकरेशन होता है या चेंज ऑफ सीजन होता है, वो किसके कारण होता है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो अर्थ के मोशन के कारण या उसका जो है अपने एक्सिस के अबाउट बोल लो, या हम बोलेंगे कि सन के अराउंड रिवॉल्यूशन हो गया। तो ये दो रीजन है, या तो हम डे नाइट की बात कर रहे हैं या जब चेंज ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मीन्स जो चेंज ऑफ सीजन है या जो चेंज ऑफ डे एंड नाइट है वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ। बट अर्थ तो हमें दिख नहीं रही है कि अर्थ मोशन में है या नहीं है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अर्थ किस में है? मोशन में, ठीक है ना। तो मोशन का मीनिंग क्या हो गया कि हम कब किसी बॉडी को मोशन में बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट continuously changes its position with passage of time, तो then the object is said to be in motion, ठीक है। और इसके लिए मैंने कहा कि हमें जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस बॉडी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसको हम या तो ओरिजिन बोल लें या उसको हम बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं तो यहां पर ब्लैक बोर्ड आपने कंसीडर कर लिया एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो मोशन फॉर एग्जाम्पल हमने बोला मूविंग कार हो गया, फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, मूविंग बस एटसेट्रा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें डायरेक्टली मोशन में दिखते हैं और बहुत सारी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली मोशन में होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम रेस्ट की कि कब हम किसी बॉडी को बोलते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with passage of time, then object is said to be at rest, ठीक है। हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी थिंग्स, अ टेबल, अ चेयर lying in the classroom, a blackboard hanging on the wall।
तो here you can see the blackboard is at rest, here you can see the wall is at rest, the chair is at rest. So there are so many things which you observe, which the in that case when the object do not change their position with respect to a reference point or with the passage of time, means यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर हम इसकी बात करें, देखो ब्लैक बोर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये व्हाइट बोर्ड है, हम व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये बोर्ड जो है कॉन्टिन्यूसली किस में है, रेस्ट में। आप किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, आप इसको किसी एक जो है रेफरेंस पॉइंट के इसमें रिस्पेक्ट में आप इसको कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहेंगे। भी जैसे मैं खड़ा हो गया, ठीक है, तो आई माई सेल्फ एट रेस्ट हियर, मैं यहाँ पर रेस्ट में हूँ, और मेरे रिस्पेक्ट में जो ये व्हाइट बोर्ड है, दिस इज आल्सो एट रेस्ट, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में होती है तब अगर वो जो है टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो हम बॉडी को बोलेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्या, देखिए क्या ये जो मोशन है या जो रेस्ट है, ये क्या दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स का मीनिंग क्या होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या क्या ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमें हर रेफरेंस पॉइंट से या हर रिस्पेक्ट से अगर हम उसको देखें तो ऑलवेज हमें वो मोशन में ही लगे। या हम किसी बॉडी को अगर बोलते हैं रेस्ट में, तो क्या वो बॉडी किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए, क्या वो हमेशा रेस्ट में होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे, तो देन वी विल कम टू नो दैट मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। ये दोनों क्या नहीं होते, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते। चलो बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो मोशन एंड रेस्ट मैंने कहा, देखो एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल वी आर ट्रैवलिंग इन अ मूविंग बस, वी आर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग बस, ठीक है। हम अगर बात करेंगे कि कुछ पैसेंजर हैं भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे फ्रेंड है, ठीक है, हम एक मूविंग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ मूविंग बस के अंदर, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, एडजेसेंट सीट में बैठे हुए, और मैं अपने फ्रेंड को देखूंगा और मेरा फ्रेंड मुझे देखेगा, तो हम क्या बोलेंगे एक दूसरे को, भाई ना तो मैं और ना ही मेरा फ्रेंड अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा। आर यू गेटिंग मी? तो नीदर माई फ्रेंड नॉर माई सेल्फ इज चेंजिंग पोजिशन विद द पासेज ऑफ टाइम। बट अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें, कौन सा थर्ड पर्सन, जो बस के बाहर से हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम दोनों क्या हो जाएंगे भाई, उसके लिए हम दोनों मोशन में हैं, जबकि मेरे फ्रेंड के लिए मैं रेस्ट में था। इट मीन्स एक पर्टिकुलर सेंस में मैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाता हूं, रेस्ट में हो जाता हूं, बट उसी सिचुएशन में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं मोशन में हो जाता हूं। इट मीन्स क्या है कि मोशन एंड रेस्ट की हम बात करेंगे तो ये दोनों एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, दोनों एब्सोल्यूट टर्म नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात, ये हम जो व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये जो बोर्ड यहां पर देख रहे हैं, तो आप या मैं अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे जो ये व्हाइट बोर्ड है ये किस में है, रेस्ट में है। बट वो पर्सन अगर जो इसको स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसके लिए यही बोर्ड किस में हो जाएगा, मोशन में। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है आपको पता है कि मोशन में है, और अर्थ मोशन में होगी तो मोशन में अर्थ है, तो ये जो बोर्ड होगा अर्थ के साथ साथ ये भी किस में होगा, मोशन में होगा। तो यहां पर क्या है, देखिए कि हम किसी बॉडी को अगर रेस्ट में बोल रहे हैं एक सिचुएशन के लिए, तो वही बॉडी किसी दूसरे सिचुएशन के लिए किस में हो जाती है, मोशन में हो जाती है। तो दैट मीन्स क्या है कि मोशन एंड रेस्ट दोनों ही एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, यानी कि दोनों ही क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो यहां पर ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा,
और एग्जाम्पल के साथ साथ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, हमने मोशन को एक्सप्लेन कर दिया, रेस्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, और फिर हमने बात की थी कि मोशन एंड रेस्ट दोनों ही क्या हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं, ठीक है ना। और उसको हमने एक एग्जाम्पल जैसे बोला आपको कि बस के अंदर आप खुद अगर जो है मूविंग बस के अंदर बैठे हैं तो एंड यू आर ऑब्जर्विंग द ट्रीज आउटसाइड द बस, तो ट्रीज विल अपीयर मूविंग बैकवर्ड, वाइल अगर कोई पर्सन जो है बस के बाहर है और वो पेड़ के सामने खड़ा है, ट्रीज के सामने खड़ा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ट्रीज विल बी एट रेस्ट। तो मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वही ट्रीज जो हैं रेस्ट में है, और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो मूविंग बस के अंदर बैठा है वही ट्रीज किस में है, उसके लिए मोशन में, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल स्टडी इन हायर क्लासेस आल्सो, ठीक है। तो +1 में हम इसको स्टडी करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, उनकी जो है यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, उनकी सीजीएस यूनिट्स की हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, और हायर क्लासेस में भी आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। पहली बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। देखो, वो सारी क्वांटिटीज जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, ऑल दोज क्वांटिटीज, all those quantities which can be measured, which can be measured are known as physical quantities, physical क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिर फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है, एरिया कैन बी मेजर, वॉल्यूम कैन बी मेजर, स्पीड इट कैन आल्सो बी मेजर, ठीक है, डिस्टेंस कैन आल्सो बी मेजर। तो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured. So in physics these quantities are known as physical quantities which can be measured, ठीक है। On the other hand there are some quantities which cannot be measured. अगर we can talk about the happiness, we can talk about the smartness, these are the some terms that these cannot be measured, ठीक है। तो it means physical quantities are simply कौन सी quantities होगी जिनको measure किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको जो है जो 9th के सिलेबस में है हम 2 क्वांटिटीज पढ़ेंगे। आगे जब +1 में पढ़ते हैं तो इन्हीं को हम क्या पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो एक तो फंडामेंटल होती हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, बट 9th क्लास में हम जो सिलेबस में है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, एक तो होगी स्केलर और दूसरी होगी वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज की हम बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होता है, ठीक है। और इन क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल जो है हम एल्जेब्रिक मेथड से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय simple
एल्जेब्रिक मेथड, सिंपली एल्जेब्रिक मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँगा। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर खाली आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या है बोलेंगे, हम बोलेंगे भी ही हैज़ कवर्ड 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, ही हैज़ कवर्ड 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। So can you see in which direction he went? Can you see? I don't think कि यहाँ पर क्या है, देखो जहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है वहाँ पर हम केवल जो है डायरेक्शन का जो है यहाँ पर डायरेक्शन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है, ठीक है, केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया होता है। पहुँच कर ओके, तो मैं जो है बात कर रहा था स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो आप देख रहे हैं स्केलर क्वांटिटी में हमारे को केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है, डायरेक्शन से जो है स्केलर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब नहीं होती। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने डिस्टेंस की बात की है ना, हम बात करेंगे स्पीड की हमने बात की, हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो हम बात करेंगे कई ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जहां पर केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इस स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली जो है, जो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड होता है, प्लस और माइनस उनको हम उस मेथड से कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों गिवन होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्वांटिटी के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एरो साइन लिख देते हैं उसके हेड के ऊपर, ठीक है। तो एरो साइन, जहां लेंथ ऑफ द एरो साइन इंडिकेट्स the magnitude of the physical quantity while the arrow indicates the direction of that physical quantity. It means कि ये जो एरो हम बनाते हैं उसके लिए, तो एरो की जो लेंथ है, इस लेंथ, ये जो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन, जो ये आपका जो एरो साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन को, उस फिजिकल क्वांटिटी को। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम एक एरो साइन से करते हैं, उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया और जो एरो साइन हो गया वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो उसको हम सिंपल एल्जेब्रिक मेथड का यूज नहीं कर सकते, उनको क्या किया जाता है, वेक्टर एडिशन मेथड वहाँ पर यूज किया जाता है। चाहे वो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन हो गया या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन हो गया, वो आपके हायर क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, इन्हें +1 में हम उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम ये करेंगे कि दे कैन नॉट ऐड और subtract by simple algebraic method। सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन बात करेंगे हम जो है वेलोसिटी की, बात करेंगे हम फोर्स की, बात करेंगे हम इसी तरह जो है टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आगे हमें मिलती रहेंगी जिनमें आपको दोनों ही ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन होगा, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किए थे, क्या उसमें मोशन, रेस्ट
मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, फिजिकल क्वांटिटी, ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। अब आगे मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो बात करते हैं हम डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर हम इस पे पहले एक दोनों में एक जनरलाइज दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम। यहाँ पे इधर है डिस्टेंस और यहां लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होता है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की तो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या होता है, जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, तो द पॉइंट from where a body start to move is known as initial position of that object, and the final position means after the traveling, after covering some distance, the point at which an object is situated after some time, after covering the distance, so that position is called final position, उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे इस पे, जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी की हमने बात कर ली थी कि स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होगा, यानी डिस्टेंस में खाली मैग्नीट्यूड होगा, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हम बात करेंगे इस पे, देखो डिस्टेंस जो है, जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ये स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं। ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। कब होती हैं इस पे हम बात करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जीरो हो सकता है, ठीक है। ये होगा। उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे यूनिट्स की। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इसकी SI यूनिट है, ये SI यूनिट है इसकी, ये इसकी CGS यूनिट है, ठीक है। और यहां पर भी इसकी जो है ये SI यूनिट हो गया, और यहां पर इसकी हम बात करेंगे CGS यूनिट, तो इसकी CGS यूनिट भी क्या होती है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये जो है हम बात अभी इसको वन बाय वन थोड़ा जो भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस हमने बोला क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, while the displacement is shortest distance between initial and final position. Second thing, distance एक स्केलर क्वांटिटी है,
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट की क्या होती है। तो एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है, इसकी भी मीटर होती है, इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है और इसकी भी सीजीएस यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको जो ये है इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। Okay, now to understand distance and displacement, we consider 2 points. We consider 2 points. हम 2 पॉइंट को कंसीडर करते हैं. Let us say ये पॉइंट A है and this is point B. Okay, and a body starts moving from A and follows this path to reach at point B. This is the actual path which a body start moving from A and to reach at point B. So this is the actual path, and say if the length of this actual path is, let us say, 2 kilometer. 2 kilometer. So what we say कि what is the distance covered by that body, कि उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की. तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन आपको मैंने बच्चों समझाई वो क्या था, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो मीन्स दिस इज द एक्चुअल पाथ विच अ बॉडी कवर्ड. ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ इज 2 किलोमीटर. तो इट मीन्स distance covered by the body is equal to 2 kilometer. Now can we also find displacement here? So for displacement, two things we have to know, and what are those two things? One, initial position from where body starts to move, and the final point of the traveling. So A is the initial position, and B is the final position of the body who traveled from A to B. ठीक है ना. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर आपको नोन है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों क्या हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. और से लेट अस से कि अगर ये 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बॉडी का, 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर कहां से हो गया, फ्रॉम ए टू बी. डायरेक्शन भी हमने यहां पे मेंशन कर दी. बॉडी किस तरह मूव करता है, ए से बी की तरफ, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. तो हियर 1 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 2 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं. लेट अस से कि एक बॉडी ए से चलना मूव करती है, इस तरह ए से चलना मूव किया उसने, एंड ए से मूव करते करते ये बी पॉइंट पे पहुंचती है, और से कि ए से बी तक ट्रेवल करने में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर है ये है 3 मीटर. फिर बॉडी क्या होती है, बी से मूव करती है, जैसे ए से बी मूव करती है, फिर वो अपने राइट साइड को टर्न होती है और मूव करते करते पॉइंट सी पे पहुंच जाती है. ए से बी पे आई, फिर बी से वो अपने जो है लेफ्ट साइड को टर्न हुई, फिर सी तक मूव करती है और से यहाँ तक 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है. अब यहाँ पर 2 सिचुएशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एक सिचुएशन
कि उस बॉडी ने जो ए से बी एंड बी से सी तक मूव करती है उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to C, from A to C. So what is distance? Distance क्या होता है? Distance is the length of the actual path covered by the body. तो actual path क्या है? This is the length of the actual path. This is the length of the actual path. Means AB plus BC. तो what is AB? 3 meter plus 4 meter, that is 7 meter is the distance covered by the body. Now we talk about the displacement. Is displacement same or different from the distance covered by the body? So if we talk about the displacement, what we taught you, मैंने कहा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें दो चीज नोन होनी चाहिए। एक तो इनिशियल पोजीशन जहां से बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है, एंड द फाइनल पोजीशन जो ट्रैवलिंग का जो है लास्ट एंड पॉइंट होता है वो फाइनल पोजीशन हो गया। दोनों अगर हमें इनिशियल, ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो what is the definition of the displacement? According to the definition of displacement, the shortest distance between initial and final position. So what is shortest? A straight line between A and C. So this is a straight line between A and C. So this is AC is the displacement, and how we can calculate this AC? So you can see this is a right angle triangle. This is right angle triangle, and in right angle triangle the side which is opposite of the 90 degree is hypotenuse. So easily by using the Pythagoras theorem we can calculate this hypotenuse, means AC. So how we can calculate displacement? So displacement, this was the distance and this is the displacement. Displacement of the body is AC. We have to calculate AC. So here AC square is equal to square of AB plus square of BC by using Pythagoras theorem. ठीक है, तो AC we have to calculate H, यानी H square और AC square we can write AC as well. तो AB what is 3 square of 3 plus BC what is square of 4. So square of 3 is 9, square of 4 is 16. So this is equal to 25 meter, but this is equal to 25. So we have to calculate AC. So AC is equal to square root of 25. ठीक है, here we can write 25 means 5 meter is the displacement of the body. ठीक है, तो in this way we can understand the term distance and displacement. तो displacement, the direction of displacement is from A to C. क्या डायरेक्शन होगी इसकी? A to C, from initial to final position. ठीक है, तो आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों हमें एक ओरिजिन यानी एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करना होता है, जिस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में हम उस बॉडी की जो है पोजीशन यानी उस बॉडी को हम ये कह पाते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है।